अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ्स की सीरीज़ है लेक्चर्स की, उसकी तीसरी वीडियो में है। इस वक्त हमारा थर्ड लेसन है और इसमें जो हम लोग एसएलओस कवर करेंगे आज वो 1.1.5 से 1.1.7 है। एसएलओस में इनकी जो वर्डिंग है वो ये है कि अप्लाई फंडामेंटल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। 1.1.6 की स्टेटमेंट है कि स्टेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए बार is equal to a minus iota b of z is equal to a plus iota b। यानी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z is equal to a plus iota b फॉर्म में, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z डैश कैसे मालूम किया जा सकता है, उसका यहाँ वैसे तरीका भी बता दिया है कि a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b होगा। इसी तरह 1.1.7 में जो चीज़ हम लोग सीखेंगे वो ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का मॉडुलस या जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और ये उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीन सब एसएलओस हैं जो आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत आसान ये एसएलओस हैं, इनमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल से आइडियाज़ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम ये देखेंगे कि जो चार बुनियादी ऑपरेशंस हैं, एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो z1 which is equal to 2 plus 3 आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हो z2 3 माइनस 4 आयोटा, तो हम लोग ये देखेंगे कि इनको हम प्लस कैसे कर सकते हैं। तो इनकी एडिशन का तरीका ये होगा कि हम लोग इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखेंगे और उनके दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। अब रूल जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो रूल ये है कि रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। ये रूल है जो हमने याद रखना है। यही एडिशन का है, यही रूल सब्ट्रैक्शन का भी। तो अब ये 2 जो है ये रियल पार्ट है और इधर से 3 जो है वो रियल पार्ट है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 3। और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इनको हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे। 3 माइनस 4 और आयोटा को कॉमन लिख लेंगे। 2 प्लस 3 5 और 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 आयोटा को हम लोग माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम आ गया 5 माइनस आयोटा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है, कोई चीज़ें याद रखने वाली नहीं, सिर्फ इतनी सी बात याद रखने वाली है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें कि सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है, तो यही दो नंबर्स ले लेते हैं, इन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना देख लेते हैं। हमारे पास z1 था 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है 3 माइनस 4 आयोटा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमें z1 माइनस z2 फाइंड आउट करना हो, हम लोग इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा
इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 3 माइनस 4 आयोटा। अब सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि बाद वाला जो नंबर है उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके साइंस हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे एडिशन में हमने किया है, रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 2 माइनस 3, 2 जो है वो रियल पार्ट है, उधर से माइनस 3 जो है वो रियल पार्ट है, और इधर 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, और 3 प्लस 4 7 आयोटा। इस तरह हमारे पास ये इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस आ जाएगा जिनका ऊपर हमने सम लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। Z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, और Z2 जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा है। तो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। तो अब इनका प्रोडक्ट लेते हुए हमने प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि रियल पार्ट में ऐड होता है, या रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यही चीज़ इमेजिनरी पार्ट्स के साथ होती है। यानी सेम टाइप के जो पार्ट्स हैं उन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम जो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो रियल पार्ट है वो इधर दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा दूसरे नंबर के। इसी तरह पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इधर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होता है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और 2 इंटू 4 8 हो गया। तो ये बन जाएगा 2 4 टाइम 8, और यहाँ माइनस है, ये 2 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -8 आयोटा। फिर 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा हो जाएगा, और फिर 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा हो जाएगा, 3 4 टाइम 12 -12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर इज -1। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये जो -1 है, -1 है ये, +1 नहीं, ये -1 जब यहाँ रखेंगे तो -1 इंटू -12 हो जाएगा +12। तो 6 हमारे पास पहले से है रियल पार्ट, और यहाँ से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो -1 इंटू -12 +12 हो गया। तो 6 प्लस 12 ये हमारे पास प्रोडक्ट का रियल पार्ट बन जाएगा। जबकि -9 आयोटा +9 आयोटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको आयोटा कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ से प्लस आयोटा बच जाएगा। तो ये 6 प्लस 12 18, और प्लस आयोटा, यानी आयोटा का मतलब 1 आयोटा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो अब देखते हैं इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन किसके इक्वल आएगी। अगर हमें इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, यानी Z1 डिवाइड बाय Z2 फाइंड करना हो, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी Z1 डिवाइड बाय Z2। इस तरह डिवीजन का जो साइन है वो भी एक फ्रैक्शन ही बनी हुई है, एक डॉट ऊपर है एक डॉट नीचे है। तो जब भी डिवीजन का होगा तो फौरन फ्रैक्शन का आपके जहन में आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व करना है।
आगे ये हो जाएगा Z1 जो है वो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इनको लिख लिया। डिवीजन की वजह से हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। जो डिवीजन के साइन से पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो न्यूमरेटर में और बाद वाला जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इससे आगे हमने क्या करना है, ये चीज़ गौर से समझने वाली है। हमने जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है ना उसको आपने चेंज कर देना है, लेकिन रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, वो वही रहेगा। तो अब 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अगर यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा होता तो फिर उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा यहाँ पे लिखना था हमने। तो 3 माइनस 4 आयोटा को कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 आयोटा, ये हम लोग एक फ्रैक्शन लेंगे जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो। बेसिकली आप ये समझ लेंगे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 है, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के इक्वल रहता है। यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अभी भी यही हमने लिखा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 प्लस 3 आयोटा का प्रोडक्ट 3 प्लस 4 आयोटा से उसी तरह होगा जैसे हमने ऊपर प्रोडक्ट में देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। यानी 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 4 आयोटा हो जाएगा 8 आयोटा, 3 टाइम आयोटा इंटू 3 हो जाएगा 9 आयोटा और 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस और 4 आयोटा का स्क्वायर। 4 आयोटा का स्क्वायर लिख लें या माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लिख लें। ओके, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि जब कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो तो उसका जो शॉर्टकट है या उसका जो आंसर है या फॉर्मूला है वो ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से 3 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ प्लस डाल के 4 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में आई नहीं है। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो दरमियान में प्लस है। ठीक है, तो अगर आपने आई नहीं लिखना तो दरमियान में फिर प्लस डालेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ओके जी, अब आगे क्या होगा जी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -12, -12 और ये है +6, तो 6 -12 ये रियल पार्ट हो गया हमारा और 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा ये मिलके हो जाएगा 17 आयोटा और इस सारे के नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -16 यानी माइनस ये वाला और -16। 6 - 12 हो गया -6
प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 16 25। तो ये हमारे पास आ गया आंसर डिवीजन का। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नज़र आ सके, हमें स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम उनको देख सकें। तो -6/25 प्लस 17/25 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया जी डिवीजन का फाइनल आंसर। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दोबारा से ज़रा इसको एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, फिर नॉर्मल जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वो करेंगे। डिनोमिनेटर में चूँकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, आप चाहे तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें या ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ पार्ट्स लिखने हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं। इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए आयोटा नहीं लिखना, यहाँ पे प्लस आना है हर हाल में प्लस आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस लिहाज से अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आना था, यानी 3 प्लस 16 आ जाना था। तो सेम यही आंसर हमें मिल जाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम SLO देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट SLO था सब SLO, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिफाइन करना है और उसको फाइंड किस तरह किया जाता है ये उसने हमें वैसे बता दिया है। हम कुछ एग्जांपल्स लेके तो फाइंड करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बता दिया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम लोग z और उसके ऊपर ये एक लाइन लगा देंगे, इसको आप z बार भी कह सकते हैं। तो इससे डी नोट करेंगे और फाइंड करने का क्या तरीका होगा, फाइंड करने का तरीका ये होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जो इमेजिनरी हिस्सा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन रिवर्स कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाने का। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो 3 प्लस 4 आयोटा के ऊपर लाइन लगा दें, ये कॉन्जुगेट, उसकी कॉन्जुगेशन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और फिर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस कर दें। तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी 3 माइनस 4 आयोटा। और अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट लें, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें, तो हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा आया था कॉन्जुगेट, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें तो हमें दोबारा जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टार्ट में था हमारे पास वो मिल जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू z। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के इक्वल आ जाएगा, यानी कॉन्जुगेशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें वो पहले वाले कॉन्जुगेट को ख़त्म कर देगा, ओरिजिनल हमारे पास जो स्टार्टिंग इनिशियल नंबर था वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो SLO था वो था 1.1.7। उसमें हमने देखना है कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी जिसे बोलते हैं वो कैसे ली जाती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z a प्लस आयोटा b, उसका जो मॉडुलस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, z मॉड, दो लाइनें लगाएंगे सीधी, उसके अंदर z को लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करने का
तरीका ये होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट है या आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, उसका स्क्वायर लेना है। तो ये तरीका है जिससे हम लोग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में नंबर ले लेते हैं हम लोग 2 - 5 आयोटा। अगर ये z हो तो z का मॉड हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक। रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो -5 है, तो -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा इनके ऊपर। और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 या -5 उन दोनों का स्क्वायर होता है +25, यहाँ आ जाएगा +25 और ऐड होके ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये नंबर जो है ये इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉडुलस है। ये याद रखिएगा कि यहाँ आयोटा नहीं लिखना। आयोटा वाज स्टूडेंट लिखते हैं और फिर एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, एक इजी सा प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाता है। तो ये याद रखें कि यहाँ पे आयोटा किसी सूरत में भी नहीं लिखना, या यूँ समझ लें कि यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटीज़ आएंगी वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो प्लस ही होगी आपस में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे हम लोग अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हो और उसमें हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना और 2 - 5 आयोटा को, तो ये जो 2 - 5 आयोटा है ये हमारे पास कहाँ आएगा? ये 1 है, ये 2 है, तो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट -5 है, तो यहाँ पे इनको लिखना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे तकरीबन ये नंबर जो है रिप्रेजेंट होगा 2, -5, या स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो 2 - 5 आयोटा। अब इस पॉइंट का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है बुनियादी तौर पे मॉडुलस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो लाइन आपको मिल रही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन की लंबाई जो है, इसकी जो लेंथ है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस से रिप्रेजेंट हो रही है। यानी इसका जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो असल में इस लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। तो ये SLOs थे जो आज हमने कवर किए हैं। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सिंपल से SLOs हैं, इनमें हमने ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं देखे, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। कल की वीडियो में हम लोग जो आगा खान बोर्ड के पास पेपर्स हैं क्लास 11th के, उनमें से हम लोग देखेंगे कि इन SLOs या सब SLOs से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हम इन SLOs की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।